वैल्यूएबल हो, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, अभी के लिए नहीं, उनके लाइफ टाइम तक के लिए। तो इसी पर्पस के साथ जिस टॉपिक को लेके मैं आया हूं, वो सिर्फ आपको आज हेल्प नहीं करने वाला है, आपको आने वाले अपने पूरे लाइफ टाइम में आपको ये टॉपिक हेल्प करने वाला है अगर आपने इसे सीखा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पेन पेपर लेके आप बैठिए, और जहां जरूरत हो वहां पे आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और शायद आप लोग मुझे दूसरी बार या कुछ लोग मुझे पहली बार स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बट बता दूं, मैं आप लोगों को पिछले 8 महीनों से देख रहा हूँ स्क्रीन के पीछे से, रिटमस में, आईसीपी में, ईसीपी में, या फिर शनिवार शानदार जो लर्निंग शानदार है, उसमें जो कंटेंट होता है उसके पीछे अक्सर मेरा हाथ होता है। तो आप लोग काफी टाइम से मुझे देख रहे हैं, लेकिन हाँ, स्क्रीन पे आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक एक मैं सिनारियो आप सबको दूंगा। तो जब मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूंगा ना, एक स्टोरी आपको जब बता रहा हूंगा, तो आप 10-15 सेकंड के लिए अपनी आंखें आप सभी बंद करना, और जस्ट इमेजिन करना कि अगर वो सिचुएशन आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करोगे। चलिए शुरू करते हैं, मैं स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, सो हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। आई बिलीव आप में से कुछ लोगों ने इस टॉपिक के बारे में इससे पहले भी सुना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, या कई बार हमने अक्सर देखा होता है यूट्यूब पे, या सेशंस में भी कई बार इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। उसी टॉपिक को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो अगले ये 30-40 या 45 मिनट जो आप सीखने वाले हैं, ये आपकी लाइफ को सच में चेंज करने वाला है। ये कमाल का टॉपिक है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो स्टोरी ये है, जो सिनारियो है आप इमेजिन कीजिए, सभी लोग इमेजिन कीजिए अपने साथ, और जब आप एक्ट करने की बारी आएगी 10 सेकंड अपनी आंखें बंद करना, और उसके बाद चैट बॉक्स में आप लोग बताना कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो स्टोरी ये है, इमेजिन कीजिए कि एक घर है जिसमें आग लगी है, और उस घर में आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, और अब आप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे सिचुएशन में जब घर में आग लगी हो, उस टाइम आप क्या रिएक्ट करेंगे? आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, खुद को इमेजिन कीजिए, जैसे भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो जिंदगी में, बट इमेजिन कीजिए अगर ऐसा कुछ है, घर में आग लगी जिसमें जिसके अंदर आपका कोई बहुत ही प्यारा फंसा हो, सिचुएशन में आप क्या करेंगे? चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए प्लीज, सभी लोग, उस चीज को इमेजिन करके। फिर इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताऊंगा कि जब ये रिसर्च हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आया था। कुछ लोग लिख रहे हैं पानी डालेंगे, कुछ लोग लिख रहे हैं उसे बचाएंगे, फिर कुछ लोग लिख रहे हैं खुद को बचाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं दरवाजा तोड़ के अंदर जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर जो फंसा हुआ है ना, उससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उस टाइम मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा हूँ, और मैं अंदर चला गया। दोस्तों, जब ये सर्वे किया गया था ना, काफी टाइम 1940 के आसपास की ये सर्वे जब की गई थी, तो उसका रिजल्ट पता क्या आया था? कि 90% से ज्यादा लोगों ने ये कहा था कि हम घर में जाएंगे बिना ये सोचे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं सोचेंगे, घर में चले जाएंगे। पता है इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट ये आया था कि जो इंसान होते हैं ना, जो हम ह्यूमन होते हैं ना, वो इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं। हम लॉजिकल नहीं सोचते ऐसे सिचुएशन में। हम क्या करते हैं? हम इमोशनली कोई भी जो एक्ट करते हैं ना, इमोशनली करते हैं। और इसी इमोशंस का फायदा कंपनीज उठाती हैं। ये फायदा नहीं करते, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। जैसे अगर मैं लाइफ बॉय का एग्जांपल दूं, लाइफ बॉय कहता है कि अगर आप हमारा साबुन, हमारा सोप यूज करेंगे तो 99.99% जर्म हम खत्म कर देंगे। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना, लोगों को उससे परवाह नहीं होती है कि कितने परसेंट जर्म खत्म हो रहे हैं। लोगों को परवाह इससे होती है कि अगर वो सोप में यूज करूंगा, साबुन में यूज करूंगा ना, मेरी फैमिली सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से कंपनीज आपके इमोशंस को अपने प्रोडक्ट के साथ इन्फ्लुएंस कर लेती हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, पेप्सी ले लीजिए या थम्स अप ले लीजिए, उसमें किस तरह के इमोशंस दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि अगर आप इसको पीते हैं तो मतलब आप बहुत एक्टिव, बहुत एडवेंचरस काम करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, जो जो यूथ होता है, उसे लगता है अगर मैं पीऊंगा तो मैं बहुत एडवेंचरस फील करूंगा। वहां पे आपका जो वो इमोशंस है ना, एक्साइटेड वाला, एडवेंचरस वाला, वो इन्फ्लुएंस होता है, फिर आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं।
कल को जब आप अपना बिजनेस भी करेंगे तो आप इस तरह के अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए, आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए, ह्यूमन इमोशन समझ गए, तो आप इस तरह से अपने भी प्रोडक्ट में चीजें कर सकते हैं। तो हम इमोशनल क्रिएचर्स, हम लॉजिकल क्रिएचर्स नहीं हैं, हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने इमोशंस से। मैं बार बार इमोशंस वर्ड यूज कर रहा हूं, चलिए इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। तो जो इंटेलिजेंस होता है ना, जो इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है आपका इंटेलेक्चुअल, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इसका आईक्यू इतना है, उसका आईक्यू इतना है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं इंटेलेक्चुअल। जो दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा पार्ट इंटेलिजेंस का होता है ना, वो होता है इमोशनल। अच्छा, इमोशनल मतलब जो इमोशनल पार्ट है हमारे ब्रेन का, उसकी हिस्ट्री 50,000 साल पुरानी है। जब इंसान बात तक नहीं कर पाता था, जब इंसान को कुछ नहीं आता था, पहाड़ों जंगलों में रहता था, तब भी इंसान इमोशनल था। आप अपने आसपास जानवरों को देखिए, जो डॉगीज होते हैं, जो कैट्स होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, बट वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, अपनी बातें रख नहीं पाते। लेकिन इमोशंस तब से है। इंटेलेक्चुअल तो धीरे धीरे लोग 10,000 साल से स्टार्ट हुआ है, जो हमारी हिस्ट्री है 10,000 साल से स्टार्ट हुई है। तो इंटेलिजेंस को हम दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, पहला इंटेलेक्चुअल, और दूसरा हमने क्या कर दिया, हमने कहा दूसरा जो हमारा है ये, वो है ये वाला इमोशनल क्वेश्चन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, एक बार इंटेलेक्चुअल को समझते हैं, क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज होता है कि आईक्यू क्या है, आईक्यू क्या है। और आपने अक्सर सुना होगा कि इसका आईक्यू इतना है, आइंस्टाइन का आईक्यू इतना है, इस बच्चे का आईक्यू इतना है। पहली चीज तो आईक्यू जो मेजर करते हैं ना, वो अभी रिसेंटली आया है, एक टेस्ट होता है, आप भी कर सकते हैं। गूगल पे फ्री होता है, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आप अपना टेस्ट देंगे, ऑनेस्ट होकर आप आंसर देंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा आपकी आईक्यू कितनी है। तो बट हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे महान लोग भी आए हैं, हो सकता है जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा रहा हो, बट वो कभी मेजर नहीं हो सका। तो मैं आपको ना कुछ आईक्यू दिखाऊंगा, कुछ अभी के करंट लोगों की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इलॉन मस्क की, इनका आईक्यू 165। ये सही और गलत दोनों हो सकता है, क्योंकि जो टेस्ट इन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग 165 आया। ऐसे ही आइंस्टाइन का 170 था। स्टीफन हॉकिंग्स, जो रिसेंट टाइम के सबसे बड़े फिजिसिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कवरी करी है, उनका आईक्यू था 165। और आइजैक न्यूटन, याद है वो एप्पल गिरा जिसकी वजह से हमें फिजिक्स में कितना कुछ पढ़ना पड़ा, उन्होंने जो हमें वो ग्रेविटी का फॉर्मूला दिया, उनका आईक्यू था 192। बट जो हिस्ट्री में इससे पहले आए, अगर मैं बात करूं गैलीलियो की, मैं बात करूं जो इनसे पहले बहुत सारे लोग आए, जैसे कि सोक्रेटिस हो गए, हो सकता है उनका आईक्यू बहुत ज्यादा रहा हो, बट उस टाइम मेजर नहीं हो सका। तो ये आईक्यू होता है, ये आप भी अपना कर सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल का पहला पार्ट था। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं अभी, मैं इसको आगे बता रहा हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आईक्यू डिपेंड किस पे करता है, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आपका आईक्यू है ना, जो इंटेलेक्चुअल आपका लेवल है, वो डिपेंड किस चीज पे करता है। वो करता है आपके न्यूट्रिशन पे, मतलब बचपन से आपका खान पान कैसा रहा है। दूसरी चीज, वो करता है आपके जीन्स पे, मतलब क्या आपके जो पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स, या उनके पेरेंट्स थे, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो कैसा था। क्योंकि देखो क्या होता है, ये जीन्स के थ्रू कन्वे होता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तीसरा है कि जो आपके पेरेंट थे ना, उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, मतलब समाज में जहां वो थे, क्या वो बहुत ज्यादा गरीब थे, एवरेज थे, मिडिल क्लास थे, अपर मिडिल क्लास थे, या बहुत रिच थे, क्या था उनका उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, लोगों से उनकी बॉन्डिंग कैसी थी। इस चीज पे भी आपका आईक्यू डिपेंड करता है। तीसरा है आपका जो जो आपके पेरेंट्स थे ना, वो कैसे थे, उनका पेरेंटिंग स्टाइल कैसे था। देखो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत टफ होते हैं, बहुत डांट डपट के रखते हैं अपने बच्चों को, उनको लगता है कि ऐसे करने से बच्चा सुधर जाएगा। दूसरे होते हैं बहुत फ्री होते हैं, वो अपने बच्चों को ईजी रखते हैं। मतलब स्टाइल अलग अलग है, कोई सही कोई गलत मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टाइल अलग अलग है। इस चीज से भी आपका आईक्यू डिपेंड करता है कि आप कितना इंटेलेक्चुअल होने वाले हैं। तीसरा है, जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, जब तक आपका आईक्यू बढ़ रहा होता है, आप किस इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं। एक बच्चा जो रोड पे, जो हम अक्सर देखते हैं, जो रोड पे करतब दिखा रहे होते हैं, वो रोड पे बेचारे पले बड़े होते हैं। और एक बच्चा जो बहुत रिच फैमिली में पला बड़ा होता है, दोनों के आईक्यू में बहुत डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई है। अब सीन ये है कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, तो पढ़ के अपनी थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, बट ये जो सारी चीजें आप दोबारा जाकर चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, चेंज नहीं कर सकते, तो इसका फायदा नुकसान क्या होगा, उसको जानने से पहले एक बार हम जान लेते हैं जो ईक्यू है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। जो ईक्यू डिपेंड करता है वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट पे, आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं। दूसरा होता है सेल्फ अवेयरनेस पे, कि मतलब आप अपने आसपास या जो खुद का जो, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या है, उस पर डिपेंड करता है। समाज में आप कैसे अवेयर हैं, आप लोगों से कैसे जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। और कितना आप खुद से मोटिवेटेड है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, बार बार मैं ईक्यू आईक्यू बोल रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूँ।
ईक्यू मतलब होता है इंटेलेक्चुअल कोशेंट, और आईक्यू मतलब होता है, सॉरी, ईक्यू मतलब होता है इमोशनल कोशेंट, और आईक्यू मतलब होता है इमोशनल कोशेंट। मैंने पहले कहा कि जो आपका आईक्यू डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है, जो शायद आप वहीद चेंज ना सर, हो। आई गेस यू नीड टू रिपीट इट, थोड़ा वॉइस वर्सा आपने बता दिया, ओके। फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके। टीम, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल कोशेंट, मतलब हमारे माइंड का वो हिस्सा जो ये प्रूफ करता है कि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, हम अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, हम कोई चीज जल्दी समझ जा रहे हैं। वो होता है आपका इंटेलेक्चुअल कोशेंट, आईक्यू। जस्ट प्लीज गाइज रेज योर हैंड, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, या फिर लाउड आ रही है, या फिर कम आ रही है? एक बार जस्ट प्लीज कोई भी चैट लाउड एंड बॉक्स में क्लियर बताओ। है सर, लाउड एंड क्लियर। परफेक्ट, थैंक यू कविता मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आईक्यू मतलब होता है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। बट हमारा समाज क्या करता है, हमारा समाज है ना, वो आईक्यू पे ज्यादा प्रेशर करता है बच्चों पे। वो कहता है कि ज्यादा मार्क्स लाओ, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर जाओ, बड़ा बिजनेस कर जाओ। ये सारा चीजें चीजों फोकस करता है, ईक्यू पे कोई बात नहीं करता। बट गुड न्यूज ये है, जो आईक्यू है ना, जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, वो हमारे सक्सेस में सिर्फ 20% पार्टिसिपेट करता है। उस पे आता हूं, उससे पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। चलिए मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने आईक्यू ले लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने ईक्यू ले लिया। एक तरफ हमने ले लिया इमोशनल क्वोशंट, सॉरी इंटेलिजेंट क्वोशंट, और दूसरी तरफ हमने ले लिया इमोशनल क्वोशंट। अब अगर किसी इंसान का जो ईक्यू है, मतलब इमोशनल क्वोशंट है, वो लो है, और जो आईक्यू है, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, वो भी लो है, तो ऐसे इंसान लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दोनों ही कम है। जो एवरेज इंसान होते हैं, नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। बट अगर मान लेते हैं किसी ऐसे इंसान की जिसका आईक्यू लो है, लेकिन जो उसका ईक्यू है ना, जो उसका इमोशनल क्वोशंट है ना, वो ज्यादा है, ऐसे लोग लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप इंटेलेक्चुअली कितना स्मार्ट हो, जरूरी ये है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। अगर आप इस पार्ट में हैं, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और गुड न्यूज ये है कि ये चीज सीखी जा सकती है विद प्रैक्टिस। अभी मैं आपको बताऊंगा, कई सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो इमोशनल क्वोशंट है, जो इमोशनल पार्ट है ना, उसको आप इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एंड में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास हमेशा रखना। जब भी आप किसी भी टाइम में फंसे, तो आप उस स्क्रीनशॉट को देख लिया करना। तीसरा अगर मैं बात करूं, जिसमें हाई आईक्यू और लो ईक्यू है, मतलब आपका जो आईक्यू है ना बहुत ज्यादा, आप पढ़ने में बहुत स्मार्ट है, हर चीज में बहुत स्मार्ट है, बट इमोशनली आप थोड़े से वीक हैं। ऐसे टाइम में पता है क्या होगा? आपने टॉप तो कर दिया, बट किसी भी चीज में आप ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, बड़े फिल्म स्टार्स या कोई आईएएस, मतलब बहुत बहुत बड़े लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बट सुसाइड कर लेते हैं या फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ना वो अपनी लाइफ में कंट्रोल ही नहीं कर पाते। वो इमोशनली इतने वीक होते हैं कि उनकी लड़ाइयाँ झगड़े, लोगों से रिएक्ट करना बहुत फास्ट होता है, जिस वजह से बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी, ये हमारे आसपास भी होता है, आप अपने आसपास भी देखिए, अक्सर कोई ऐसा मिल जाएगा जो बहुत स्मार्ट होगा इंटेलेक्चुअली, बट इमोशनली वीक होने की वजह से वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। और आईक्यू आप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हो चुका है। लास्ट जो क्वेश्चन आता है ना इन दोनों ही एक्स और वाई एक्सिस पे, वो है हाई आईक्यू हाई ईक्यू। ये लोग तो इतिहास रच जाते हैं। जितने भी आप बड़े लोगों को देख लीजिए, चाहे मोदी जी हो गए, चाहे पुतिन हो गए, चाहे आप शाहरुख खान को ले लीजिए, चाहे आप बराक ओबामा, किसी को भी ले लीजिए, जो अपने लाइफ में सबसे टॉप पे पहुंचे हैं ना, उनका दोनों ही बिल्कुल टॉप पे रहा है। हम इसकी बात ना करके हम इसकी बात करेंगे। अगर हमारा आईक्यू कम भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने ईक्यू सीख लिया ना, लाइफ में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्यों अचीव कर सकते हैं, और क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर आईक्यू कम है तो? क्योंकि जो सक्सेस होता है ना लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो आपको सक्सेस मिली है ना, वो आईक्यू पे, मतलब इंटेलेक्चुअल पार्ट पे सिर्फ 20% डिपेंड करता है, और इमोशनल पार्ट पे 80%। और ये सीखी जा सकती है। ये ऐसी स्किल है जिसपे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, डेली बेसिस पे, आप सीख जाएंगे। सोचो 80%। और वहीं अगर मैं लीडरशिप की बात करूं, अच्छा लीडरशिप की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए, जरूरी नहीं कि आपको कोई स्किल आती हो। अगर आपने ना अगर आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों को मैनेज करना जानते हैं, आप खुद को मैनेज करना जानते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्किल आती हो, तब भी आप किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉब में, किसी भी बिजनेस में टॉप पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में इंटेलेक्चुअल सिर्फ 10% सपोर्ट करता है, 90% आपका इमोशनल पार्ट हेल्प करता है,
कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, खुद को कितना अच्छे से जानते हैं, एम्पथी आपकी कितनी अच्छी है। तो ये जो इमोशनल पार्ट है वो सीखा जा सकता है। अब एक सवाल आएगा, मैं बार बार शुरू से ही बोल रहा हूँ, पिछले 5-7 मिनट से मैं बार बार बात कर रहा हूँ, आई क्यू, ई क्यू, आई क्यू, ई क्यू। क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या होता है? चलिए बात करते हैं। जो ई आई होता है वो क्या होता है। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंट होता है ना, वो होता है खुद के और दूसरों के इमोशंस को पहचानना और उसे मैनेज करना। सबसे पहली चीज, आपके माइंड में क्या इमोशंस चल रही हैं उसको पहचानना, जानना, समझना, मैनेज करना। सामने वाले के माइंड में क्या इमोशंस चल रहे हैं उसको समझना, पहचानना और उसे कंट्रोल करना, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियंस को ले लीजिए, जब वो स्पीच दे रहे होते हैं तब वो सामने वाले ऑडियंस के मानसिकता को समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और ऐसी बात बोलते हैं कि सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। और जब सब एक साथ जुड़ जाते हैं तो मतलब वो जीत जाते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी कॉर्पोरेट में आप लीडर हैं, अपने ऑडियंस को अगर आप समझ गए तो आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। अभी आप बीइंग अ कंसल्टेंट जब अपने कस्टमर से मिलते हैं, अगर आपने उनके इमोशंस को समझ लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। सोचिए, आपने अगर किसी के इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं। ये इस टॉपिक में हम सीखेंगे। ये बहुत ही डीप टॉपिक है, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि 30-40 मिनट में के अंदर मैं आपको वो चीज़ बता सकूं, सिखा सकूं, जिससे आप एटलीस्ट ऊपर से थोड़ा जान सकें कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और हमें कैसे करना है। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा इसमें। और आपको पता है, अगर आप किसी किसी से बात करोगे ना इस टॉपिक के बारे में, तो लोग बोलेंगे कि इसमें सबसे अच्छी जो किताब है वो डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंट है, या कुछ लोग और कुछ नाम दे देंगे। बट हिस्ट्री में ना, अभी तक कंप्लीट हिस्ट्री में जो सबसे अच्छी बुक आई है ना इस टॉपिक पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, वो आई है श्रीमद् भगवत गीता। रिलीजियस व्यूज के मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप सच में इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, सच में आप खुद को जानना चाहते हैं, दूसरों को समझना चाहते हैं, तो आप श्रीमद् भगवत गीता एक बार जरूर पढ़ना। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में चैप्टर 2 और जो उसका 15वां श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि यम ही ना व्यथन व्यथन यन्ते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुखम सुखम धीरम सो आत्मृत्युत्वाय कल्पते। मतलब कि वो इंसान, मतलब श्री कृष्ण कहते हैं वो इंसान जो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो अगर सेम रहता है, मतलब काम रहता है किसी भी सिचुएशन में, वो अमृत को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे अमृत का मतलब है सक्सेस, मतलब लाइफ में वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर सिचुएशन में काम एक जैसा रहना, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा आपके किसी भी इमोशंस पे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी जिंदगी में हम सभी अर्जुन जैसे हैं, और हमारे जिंदगी का जो हर सिचुएशन है ना, वो महाभारत शुरू होने का वो टाइम भी नहीं था जब अर्जुन बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, डरा हुआ था। सामने उसके उसके भाई थे, उसके पितामह थे। वो कंफ्यूज था, उसके इमोशंस उस पर हावी हो रहे थे कि क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उसे इमोशनल इंटेलिजेंट का एक तरह से लेक्चर दिया, उन्होंने बताया कि कैसे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। तब जाके अर्जुन वो लड़ाई लड़ सका और जीता भी। यही चीज हमें भी करना है, और ये चीज हमें हर पल करना होता है, क्योंकि हमारे सामने हर पल ऐसी सिचुएशंस होती हैं। सवाल ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंट अगर नहीं है आप, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में, खुद से रिलेशन, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से रिलेशंस, वाइफ से, बच्चों से रिलेशंस, मतलब वो आपका खराब हो सकता है। दोस्तों से रिलेशन वो आपका खराब हो सकता है। ऑफिस में आपकी कलीग से आपका रिलेशन खराब हो सकता है। आप ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप टॉप पे नहीं जा सकते। बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने जो एम्प्लॉयज उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है अगर आपका जो आईक्यू है ना वो हाई नहीं है तो। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका आई सॉरी, ईक्यू, ईक्यू, आई एम सो सॉरी, जो आपका ईक्यू है ना वो सीखा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि वो क्या तरीके हैं, वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंट को, अपने इमोशनल क्वोशंट को इनहेंस कर सकते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशंस, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना। तीसरा, एम्पथी, दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करना, समझना, उनके साथ मतलब एक तरह से कि आप वो फील कर पा रहे हैं। तीसरा, सोशल स्किल्स, मतलब आप जो आपके आसपास लोग हैं उनको समझना,
उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना, और लास्ट में है सेल्फ मोटिवेशन। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो साइकोलॉजिस्ट हैं अभी जो रिसेंट टाइम में, उनका नाम है डेनियल गोलमैन। उन्होंने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में ये 5 कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताया। उन्होंने कहा अगर इन 5 चीजों को आपने इंप्रूव कर लिया तो आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। क्योंकि आपका जो आईक्यू है ना, वो 20% पार्ट करता है सक्सेस में। जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने इमोशनल खुद पे कंट्रोल कर लिया, ये चीजें आपने इंप्रूव कर ली, तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं। एक एक करके हम डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या टेक्निक है जिससे हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकें, सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ा सकें, एम्पैथी को बढ़ा सकें, सोशल स्किल्स को बढ़ा सकें और सेल्फ मोटिवेटेड हो सकें। एक एक करके सीखते हैं ये चीजें हम। तो पहले बात करते हैं हम सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में आप कितना जानते हैं। पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, हु आर यू, यानी मैं कौन हूं, मेरा कैरेक्टर क्या है। जैसे अगर मैं भगवान श्री राम की बात करूं, तो उनको बोलते हैं पुरुषोत्तम। क्यों बोलते हैं उनको पुरुषोत्तम? क्योंकि उनका जो चरित्र था ना, वैसा चरित्र आज तक किसी का हुआ ही नहीं। पुरुषोत्तम की जगह हम उनको चरित्रोत्तम भी बोल सकते हैं, जो चरित्र में सबसे उत्तम थे। तो आपका क्या कैरेक्टर है, आप हैं कौन। तीसरा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में आप कमजोर हैं, वीक हैं। या फिर जो आपका इमोशंस है, जो आपके मन में चल रहा है, क्या आप उसे जानते हैं। और आपके उन इमोशंस का दूसरों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या ये सारी चीजें आप जानते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस मतलब अगर आप खुद को समझ गए, खुद को जान गए, सोचो आप क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, पेन पेपर लेके साथ, जब सेशन खत्म हो, जब भी आपको आज दिन में टाइम मिले, प्लीज रिक्वेस्ट मेरी आपसे, जब आपको टाइम मिले ना, तो बैठिए आप और लिखिए कि मैं कौन हूं, मेरा कैरेक्टर क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इमोशंस मेरे मन में चल रहे होते हैं, क्या मैं उनको देख पा रहा हूँ। अच्छा, बात जब मैं बोल रहा हूँ इमोशंस देख पा रहा हूँ, अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, तो भगवान कृष्ण बार बार ना मैं वर्ड यूज करते हैं कि मेरे पास आओगे, मैं ये मैं वो जो मैं है ना, वो दृष्टा की बात कर रहे होते हैं। और ये दृष्टा क्या होता है पता है? अभी अगर मैं आपको बोलूं, आप हाथी के बारे में सोचो। हाथी, आपके मन में एक इमेज आएगी हाथी। लेकिन उस हाथी को देख कौन रहा है? थोड़ा सा डीप में जाके देखिए, थोड़ा सा डीप में, आपके मन में, आपके माइंड में वो हाथी को देख कौन रहा है, कौन समझ रहा है कि वो हाथी है? उसको बोलते हैं हम दृष्टा। दृष्टा वो है जो सब कुछ देख रहा है। और जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, तो वो चीज आपका ना बाहर आ जाएगा। वो आप उस तरह से चीजों को देख पाएंगे। इसी चीज को ज्ञान प्राप्त करना भी कहते हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध को मिला था। वो इस तरह से चीजों को देख पाए थे। तो जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, बहुत सारी टेक्निक है उसे इंप्रूव करने के लिए। आज मैं 2 टेक्निक के बारे में बात करूंगा। पहला, आप सबने सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का क्या मतलब होता है? आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, आप लिखिएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज में आप अच्छे हो। 1 2 5 10 15 20, कितनी भी चीजें हो सकती हैं, उसे आप लिखिए। दूसरा, आपकी वीकनेस क्या है, किन चीजों में आपको लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जब मैं लिखूंगा तो एक पेपर पे एक तरफ स्ट्रेंथ लिखूंगा, एक तरफ वीकनेस लिखूंगा। तीसरा, मैं लिखूंगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मेरे पास संभावनाएं हैं, वो लिख लूंगा। चौथा, क्या चीजें मुझे मेरी लाइफ में मुश्किल पैदा करेंगी। जब आप ये चीजें आप लिख लोगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आप हो क्या, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। तब आपको आपका चरित्र पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या हैं। ये था पहला। बट अगर मैं दूसरे ऑप्शंस की बात करूँ ना, इमोशंस की, मैंने कहा था सेल्फ अवेयरनेस में आपको अपने इमोशंस जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसको पता करने के लिए या उससे डील करने के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा, एक बड़ा ही सही सा एक ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक लाइट। आप सब ने ट्रैफिक लाइट देखी होगी रोड पे। अब ट्रैफिक जो लाइट होता है ना, उसमें तीन ऑप्शंस होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ग्रीन। मैं चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में एक बार बस शॉर्ट में आप लोग बताइए फटाफट कि रेड का क्या मतलब होता है, येलो का क्या मतलब होता है और ग्रीन का क्या मतलब। सभी लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, रेड का क्या मतलब, येलो का क्या मतलब और ग्रीन का क्या मतलब। रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब रेडी, और ग्रीन मतलब गो। थैंक यू सो मच। आप सभी का जो जवाब है बिल्कुल सही है। आप ये रेड लाइट जो है ना, उसको याद रखना, जो ट्रैफिक लाइट है ना, उसको याद रखना। क्यों याद रखना? जब भी आपके मन में कोई भी ऐसा इमोशंस आए जहां पे आपको ये लगे कि ये डेंजरस है, जैसे गुस्सा,
गुस्से में हम कई बार बहुत कुछ गलत कर जाते हैं अक्सर। तो जब भी आपको गुस्सा है ना, उसी टाइम आपका जो अगला स्टेप होगा वो होगा स्टॉप। मतलब आप क्या करोगे, उसी टाइम रुक जाओगे और क्या बोलोगे। जब तक आप रेडी हो रहे हो तब तक आप बोलोगे, अच्छा तो मेरे मन में अभी गुस्सा चल रहा है। जब आपने इस तरह से देख लिया ना, सेल्फ अवेयर आप हो गए कि अच्छा गुस्सा आया था, अभी आप रेडी हो, ठीक है हाँ, गुस्सा आ गया, मैं समझ गया गुस्सा है। जब उसके बाद आप रिएक्ट करोगे ना, तो अब आपका जो उसका जो रिएक्शन होगा वो गुस्से वाला रिएक्शन नहीं होगा। इससे पहले रिएक्शन गुस्से वाला होता, बट अब जो रिएक्शन होगा वो नॉर्मल होगा, अच्छा गुस्सा था, ठीक है कोई बात नहीं। इस तरह से आप, जब भी आपके माइंड में कोई भी गलत इमोशंस आएगा, इन 3 स्टेप से, स्टॉप रेडी गो से, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा घर पे जाके। देखिएगा जब भी आपके मान लो आपके कस्टमर ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आप दुखी हो गए या फिर आप गुस्से में आ गए, बस ये रेड लाइट, आप ये ट्रैफिक लाइट आप याद रखिएगा। पहले रुकना है 4-5 सेकेंड, फिर मन में रेडी होना है कि हाँ ठीक है अब मैं रेडी हूँ, मेरे मन में ये एक बैड इमोशंस था, अब मैं रिएक्ट करूंगा उस 4-5 सेकंड का बस टाइम है। उस 4-5 सेकंड में आप उस चीज से बच जाएंगे जिससे आपका बहुत कुछ बुरा हो सकता है। शायद वो कस्टमर आपके हाथ से चला जाए, शायद आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा हो जाए, शायद आपका फ्रेंड आपसे गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पहला क्या मैंने बताया आपको, शॉर्ट एनालिसिस, दूसरा मैंने बताया आपको ट्रैफिक लाइट। ये दोनों ही टेक्निक आप यूज करना, अभी से ट्राई करना, कोशिश करना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना, और देखना आप कितना इंप्रूव करते हैं खुद को जानने के बारे में, खुद को इमोशंस को समझने के बारे में। तो जो 5 कॉम्पिटेंसीज थी, पहला हमने कवर किया सेल्फ अवेयरनेस। दूसरे की अगर मैं बात करूं उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। जो सेल्फ रेगुलेशन मतलब होता है ना, वो होता है मैनेज इमोशंस। जो आपके अंदर इमोशंस ना, उसको मैनेज करना। जो अभी ट्रैफिक लाइट था, ये भी टेक्निक है इसको यूज करने का। इसके अलावा मैं आपको 2 और टेक्निक बताऊंगा कि कैसे खुद के इमोशंस को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे खुद के इमोशंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि खुद के इमोशंस को हमें मैनेज करना। इसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, एक आप कार चला रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और सॉरी, आपके पास से बिल्कुल बिल्कुल करीब से एक दूसरा बंदा फास्ट कार लेके निकल गया, जिससे आपका एक्सीडेंट होते होते बचा। मान लो उस बंदे का नाम रवि है फॉर एग्जाम्पल। अब रवि गुस्से में आ गया। रवि ने उस दो जिस जिस बंदे ने उसको ओवरटेक किया, उसको गाली देने लग गया, चिल्लाने लग गया। लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि वो सुन नहीं पा रहा उसकी बात। अब सुन नहीं पा रहा तो उसने क्या किया, उसने गाड़ी को और तेज किया, गाड़ी को आगे किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो और गुस्से में आ गया, और सामने से एक दूसरी कार आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब नुकसान क्या हुआ कि मतलब उसे रियलाइज भी नहीं हुआ, उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया, और उसका इस चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। इस चीज को अगर हमें इंप्रूव करना है, अपने इमोशंस को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो मैं आपको 2 टेक्निक बता रहा हूं। पहला होता है रीफ्रेमिंग। पहले केस में रवि ने क्या किया, रवि ने सोचा वो स्टंटबाजी कर रहा है, उसने जानबूझ के मेरे कार से, मतलब उसने ओवरटेक किया, जानबूझ के वो आगे निकला, हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। इसका नुकसान क्या हुआ, रवि ने भी ओवरटेक किया, गाली दिया, गुस्से में आया, और आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो गया। सेम चीज को, सेम सिनारियो को एक बार है ना रीफ्रेम करते हैं। जैसे आपके साथ ऐसा कुछ हो, कस्टमर ने आपको कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया, जॉब में बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, बिजनेस में कुछ हो गया, आपके एम्प्लॉयज कुछ और बोल गए, कुछ भी हो रहा है। जब भी आपने इमीडिएट रिएक्ट नहीं किया, उसके बदले में आपने क्या, रीफ्रेम किया। जैसे इस केस में क्या किया रवि ने, उसने कहा शायद वो जल्दी में होगा, शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी रही हो, या फिर हो सकता है कि उसको सच में बहुत नीड रही हो देखो, ये चीज 100% गलत हो सकती है, बट इसमें इसमें बुराई क्या है। जब आपने इसको रीफ्रेम किया ना, अब आपका जो गुस्सा था ना वो शांत हो गया। अब आप उसकी गाड़ी को आप ओवरटेक नहीं करोगे, क्योंकि आपने उसको रीफ्रेम किया है। कैसे कि शायद उसको सच में जरूरत रही हो, क्या पता उसकी फैमिली में कोई बीमार हो, उसको इमरजेंसी में जाना हो सकता है उसकी गाड़ी में कोई और बैठा हो जो बीमार हो, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना हो। जस्ट हमने अपने थॉट को रीफ्रेम किया है, बहुत बहुत थोड़ा सा हमने चेंज किया, और थोड़े से चेंज करने की वजह से क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। जहां रवि का बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला था या हो गया, वो अब बच गया। तो पहला टेक्निक क्या सीखा हमने, रीफ्रेमिंग, अपने थॉट्स को रीफ्रेम करना। गाइस एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिखिए, क्या यहां तक जितना हमने कवर किया वो आपको समझ में आया। इमोशनल इंटेलिजेंस में जो जो हमने 2 कॉम्पिटेंसी समझे, क्या उसमें यहां तक हमने सीखा कि ये जो अभी तक हमने कवर किया वो सही था, वो आपको लग रहा है कि यूजफुल, अपनी लाइफ में आप उसे यूज कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। मोस्टली जो आंसर आ रहे हैं वो यस आ रहे हैं। तो चलिए टेक्निक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक तो हमने सीखा रिफ्रेमिंग। अपनी लाइफ में आप जब भी कुछ भी गलत सिचुएशन है जरूर रिफ्रेम करिएगा। दूसरा जो टेक्निक है ना, वो होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक द चेन। देखो, पहले मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैं सैड होता हूँ ना, होता था मतलब, तो अक्सर मैं सैड सॉन्ग ही सुनता था, जिससे मैं और सैड हो जाता था। मतलब एक तो अरिजीत सिंह ने वैसे ही हमारी लाइफ में इतना ऐसे ऐसे उसने गाने गा दिए हैं कि जैसे हम सुनते हैं हमें लगता है किसी की गर्लफ्रेंड ना भी हो, उसको तभी लगता है मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको तभी लगता है कि हमारा ब्रेकअप भी हो गया। तो जब भी हम सैड होते हैं हम क्या करते हैं, और सैड सॉन्ग सुनते हैं, जिसकी वजह से वो चेन बनती चली जाती है। इस केस में क्या करना है, जब भी चेन बने ना, सबसे पहले आप उस चेन को ब्रेक करिए। और जैसे आप उस चेन को ब्रेक करेंगे ना, जो मन आपका अभी दुखी था या गुस्से वाला था या जो भी बैड इमोशंस आपके थे, वो अपने आप वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो चेन ही ब्रेक कर दी। आप उस चीज में इन्वॉल्व ही मत होइए। सामने वाला कस्टमर अगर आपसे गुस्से में बात कर रहा है, एक बार स्माइल करके देखिए, 2 बार स्माइल करके देखिए, अपने आप वो भी स्माइल कर देगा, या हो सकता है एटलीस्ट जो गुस्सा कर रहा था गुस्सा ना करेगा। बस इस चेन को आप हमेशा ब्रेक कर दीजिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या हमने सीखा, ब्रेक द चेन। जब भी एक सीरीज बने एक बैड इमोशंस का, इमीडिएटली उसको ब्रेक कर दो। पहला था रिफ्रेमिंग, दूसरा था ब्रेक द चेन। ये है सेल्फ रेगुलेशन का सबसे अच्छा 2 टेक्निक जो हम यूज कर सकते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे माइंड में जो आते रहते हैं और इमीडिएट आते हैं, उस पर हमें रिएक्ट करने के लिए हम ट्रैफिक लाइट का यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी नंबर 3, एम्पथी। एम्पथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी इन इमोशनल इंटेलिजेंस। इस एम्पथी की वजह से ना, आप अपनों के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, सबके साथ वो रिश्ता बना सकते हैं जो कभी टूटेगा ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि एक जैसे पहले पहले एक चीज इसको समझाता हूँ मैं आपको। लोग एम्पथी और सिंपथी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है एम्पथी और सिंपथी दोनों सेम चीज है। नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिंपथी का क्या मतलब होता है कि हम हमदर्दी दिखा रहे हैं, बट दया भाव से, पिटी है हम उसके लिए, आहा गलत हो गया। एम्पथी इसका उल्टा होता है। इस केस में भी हम हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन उसकी हेल्प करने के पर्पज से। हम फील करते हैं कि वो हमारे साथ हुआ है। और जब आप अपने सामने वाले इंसान का इस तरह से फील करते हैं ना, वो आपके साथ जुड़ जाता है। कभी भी वो रिश्ता ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आपके जो सामने वाला है ना, उसको लग रहा है ये मेरे दर्द को अपना दर्द समझ रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2 सिनेरियो दूंगा। मान लीजिए एक मेरा दोस्त है जिसने एक नया फोन लिया, ठीक है, अपना अपनी सैलरी से या जो भी उसने कहीं से पैसे अरेंज किए, उसने एक नया फोन लिया और वो फोन टूट गया। वो सुबह दुखी था। एक दोस्त आया, उसने उससे कहा कि चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो वो दुखी था, तो उसने पूछा था क्यों दुखी है, तो बोला मेरा फोन गिर गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। हमदर्दी दिखाई, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, वो लेके चला गया। सेम सिनारियो को चेंज करते हैं। वो दोस्त दुखी था, मालूम, मैं गया उसके पास क्योंकि मैं अच्छा हूं। अब मैं उसके पास गया जब, तो मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तो उसने कहा मेरा फोन टूट गया। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ। तो पहले तो मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, मैंने उसका दर्द फील किया। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बहुत दुख होता है यार, कितनी सारी पिक्चर्स हमारी डिलीट हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास एक छोटा सा फोन है, तब तक ये यूज कर ले। जब कुछ टाइम बाद जब अरेंज हो जाएगा पैसा, दूसरा ले लेना। तब तक आप ये फोन यूज कर लो, और अभी चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। कुछ नया नहीं किया मैंने, बस मेरे पास अगर ऑप्शन था मैंने उसको दिया, और सब कुछ वैसा ही किया। बट इस बार उसको क्या लगा कि सच में उसको मेरी प्रॉब्लम से दुख हो रहा है। इसको बोलते हैं एम्पथी। और इसको इंप्रूव करने का बहुत सारा तरीका है। मैं आपको सिर्फ 3 तरीके बताऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल। आज से करने की कोशिश करिएगा। किसी के साथ भी, जो भी आपके सर्कल में है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे आपके कस्टमर हो, चाहे आपके कलीग हो, चाहे कोई भी हो। पहला, सुनना। सुनने का ये मतलब नहीं कि वो कुछ बोल रहा है बट आपने सुन लिया। जेन्युइनली उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाना। वो कुछ बोल रहा है तो उसकी आंखों में देख के हाँ एक्नॉलेज करना कि हाँ मैं सच में सुन रहा हूँ। और जब वो कुछ बोले ना, तो कई बार उसको हम समराइज भी करते हैं कि अच्छा ये बोला है। तो उससे क्या होगा कि सामने वाला सच में उसे लगेगा कि ये मेरी बात को सुन रहा है, और जब आप उसको ये रियलाइज करवा देंगे ना, वो आपसे और जुड़ जाएगा। दूसरा है कि अगर कोई सामने वाला आपको ना फीडबैक दे, उसको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि अगर अगर आप फीडबैक एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी सामने वाले का ट्रस्ट आप पे बनेगा कि यार जो मैंने बोला ना, इसने एक्सेप्ट किया, और देखो इसने इंप्रूव भी कर लिया।
और तीसरा, आपके आसपास जब भी कोई कुछ अच्छा करे, चाहे आपकी मम्मी क्यों ना हो, अगर उन्होंने अच्छा खाना बना दिया, आपकी सिस्टर क्यों ना हो, आपके एम्प्लॉयज क्यों ना हो, आपका कस्टमर क्यों, अगर कुछ भी अच्छा हो रहा होता है, दिल खोल के उसकी तारीफ करिए, उसको एक्नॉलेज करिए। तारीफ सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। एक बार और जेन्युइन करिएगा, मतलब फेक ना हो। कोशिश करिए, आप खुद रियलाइज होगा कि सामने वाले का बॉन्ड ना आपके साथ बहुत स्ट्रांग हो गया, अनब्रेकेबल। तो एम्पथी इंक्रीज करने का ये 3 तरीका है। हमने अभी तक सीखा सेल्फ अवेयरनेस, हमने सीखा सेल्फ रेगुलेशन, हमने सीखा एम्पथी। अब हम बात करते हैं सोशल स्किल्स की। सोशल स्किल्स जो होता है ना, वो होता है कि हम जो सामने वाला इंसान है उसके साथ हम अपना रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक डेविड नाम का अमेरिकन सोल्जर था। तो वियतनाम वॉर में ना वो लड़ रहा था। तो एक रोड थी, रोड की इस तरफ वियतनामी सोल्जर्स थे और इस तरफ डेविड और उसके कुछ लोग थे, 3 4 5 लोग। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। तभी बीच में ना कुछ मंक जो नहीं होते हैं, बौद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो जा रहे थे। तो अपना गाना बजाते हुए धीरे धीरे बिल्कुल मस्ती में जा रहे थे। उनको जाता देखना इतनी शांति से, इस जंग के बीच में भी दोनों ही तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई। डेविड ने अपनी बुक में लिखा कि उसके बाद ना किसी का लड़ने का मन ही नहीं हुआ हमारी टीम से। किसी ने फायरिंग करी ही नहीं, वो लोग जाने को हो गए। और उसने कहा कि उस तरह से भी लोग जाने लगे, किसी ने फायरिंग करी नहीं। इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई बच्चा हम देखते हैं जो बहुत क्यूट सा होता है, जब हंस रहा होता है, अक्सर हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हम मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होते हैं या फिर बस में या कहीं जा रहे होते हैं, जब भी हम बच्चे को देखते हैं अपने आप हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कहने का मेरा पर्पज ये है कि जो इमोशंस होते हैं ना, वो कंटेजियस होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रैवल होते हैं। तो जब भी आप किसी इंसान से मिलो, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, अगर आपके चेहरे पे एक हल्की से स्माइल है ना, अगर सामने वाला गुस्से में भी होगा या सामने वाला शायद आपसे बात ना भी करने में इंटरेस्ट हो, एटलीस्ट आपकी बात सुनेगा या ये वो भी स्माइल कर देगा। ये सिर्फ मैंने स्माइल की बात करी, ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। सोशल स्किल्स में अगर आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग करनी है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। अभी आप बस स्माइल से स्टार्ट करिए। जब भी आप किसी कस्टमर से मिलिए, जब भी किसी नए इंसान से मिले, स्माइल, सिर्फ एक स्माइल। इसके बाद हमारा जो नंबर 5th है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी बाहरी फैक्टर से मोटिवेट नहीं हैं। जो हम काम अपना कर रहे हैं ना, हम उस चीज से मोटिवेट हो। इसका मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। वैसे सुबह उठने मेरी जान जाती है, मतलब सुबह उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब क्रिकेट की बारी आती है, जब सैटरडे संडे को मैं क्रिकेट खेलने जा रहा होता हूँ, 6 बजे मैं उठ जाता हूँ अपने आप, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो वहां पे मोटिवेशन ना, वो दूसरा है, क्योंकि उसमें मुझे मजा आता है। जब जब चीजें इंटरनली होती है ना, तो हम अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। और जब बाहरी होती है, देखो हम मोटिवेशनल, जब जब हम कुछ सुन रहे होते हैं मोटिवेशनल कोई वीडियो, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो हम बहुत बहुत मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम में हमारा मोटिवेशन अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम कभी इंटरनल मोटिवेशन हमारे हमारे अंदर से आएगा ना, जब हम कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसमें हमें जेनुअनली मजा आ रहा है, तो हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान श्री कृष्ण ने इस पे एक जो भगवत गीता में उन्होंने चैप्टर 2 में 47 श्लोक में उन्होंने एक लाइन बोली थी। अर्जुन को उन्होंने कहा था कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते सद्वस्तवर कर्मणि। मतलब कि अगर आप जो रिजल्ट है उसके बारे में अगर आप सोचेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में ना सिर्फ आपका कर्म करना है, आपका काम करना है। अगर आप जो आपके आसपास जो काम है जो आप कर रहे हो, वो आप करते हो, बाकी चीजों पे अगर आप फोकस नहीं करते हो, आप वैसे ही हमेशा हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। स्टीफन कोवी की एक बड़ी अमेजिंग बुक थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो हमारे कंट्रोल में है ना, वो सिर्फ 5% चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। अक्सर विमल सर भी कहते हैं कि सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो वही चीज है कि अगर हम, मतलब जो हमारा कंट्रोल है ना, सिर्फ 5% चीजों पे है। बस हमें अगर उस पे काम करेंगे, हम अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे। बाकी चीजों पे अगर हम नहीं फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें किसी और पे डिपेंडेंट होती है, वो अपने आप चीजें होती रहती हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज, ये 5 चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ। पहला हमने सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें हमने 2 टेक्निक सीखी है, एक शॉर्ट एनालिसिस और दूसरा हमने सीखा ट्रैफिक लाइट। दूसरे फिर सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें हमने हमें खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना था। उसमें हमने क्या किया, हमने रीफ्रेमिंग सीखी। रीफ्रेमिंग के साथ फिर हमने ब्रेक द चेन सीखा। फिर तीसरा हमारा था जिसमें सोशल स्किल, सॉरी एम्पथी था, जिसमें तीन तीन
तरीकों से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक आप इम्प्रूव कर सकते हैं लिसनिंग से, एक होता है एक्नॉलेजमेंट से, और एक होता है फीडबैक एक्सेप्ट करने से। फिर हमने सीखा सोशल स्किल्स। जो इमोशंस होता है वो कंटेजियस होता है, जैसे स्माइल करिए आप। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं लोगों से। और सेल्फ मोटिवेटेड में आप वो काम करिए, जब भी आप कस्टमर से जुड़िए तो सोचिए यही मेरा काम है। फिर आपको ना बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई मोटिवेट करे तब आप काम करोगे, आप खुद से करोगे। और पांचवा हमारा है, सॉरी, ये पांच चीजें हमारी थी जिससे आप इंप्रूव अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप इमोशनली काफी इंटेलिजेंट हो जाएंगे और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसको अगर आपको हमेशा जो होता है, हम हमेशा टू डू लिस्ट बनाते हैं, चेक करते रहते हैं, तो मैं आपको ना कुछ लाइंस दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखना। और जब भी आपको ऐसा कुछ लाइफ में कुछ फेस करना हुआ, बस आप ये पांच सवाल पूछिएगा। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आप पूछिएगा, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। सेल्फ रेगुलेशन पे आप पूछिएगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। एम्पथी, दूसरा पर्सन क्या महसूस कर रहा है, क्या उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। सोशल स्किल्स, मैं सामने वाले इंसान में इंटरेस्ट कैसे दिखा सकता हूँ, स्माइल करके, या बहुत सारे तरीके और भी हैं। बहुत लॉन्ग, बहुत डीप टॉपिक है ये। अगर अगर आपको लगता है कि इस पे हमें और बात करनी चाहिए, इस पे हमें और सेशन रखने चाहिए, तो फीडबैक में जरूर आप लिखिएगा। और फिर है सेल्फ मोटिवेशन। क्या ये आसान है कोई भी काम, क्या ये मुश्किल है, या अगर ऐसा है तो क्यों है। ये सवाल आप खुद से पूछिएगा, और ये आपको हेल्प करेगा आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये था गाइस हमारा एक शॉर्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक। आई बिलीव कि आपको इसमें काफी मजा आया होगा। एक बार चैट बॉक्स में आप जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक, अभी जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, एक बार लिख दीजिए, जिससे अभी मुझे पता चले कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। अमित कुमार जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संजय जी, काफी लोगों ने इस पे मतलब काफी लोगों को सच में लग रहा है कि ये वैल्यूबल सेशन है। और क्लोज करने से पहले मैं कविता मैम को फिर से इनवाइट करना चाहता हूँ। कविता मैम, प्लीज दो शब्द के साथ फिर आप इसको क्लोज करिए। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साहिल सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लोड्स ऑफ फीडबैक्स यहाँ पे आए हैं, एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जैसे आपने ये सेशन में स्टार्ट किया था कि ये ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक है कि हमारे थ्रू आउट लाइफ में एक सक्सेसफुल जर्नी के लिए हमें बहुत यूज होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग सच एन अमेजिंग सेशन सर, इन एन अमेजिंग वे। और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है, ईक्यू जो है, वो बहुत ही हाई है। दैट इज समथिंग मैं आपको बता सकती हूँ साहिल सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। तो क्विकली मैं अगर आपको बताऊं कि आप कोई अगर की फैक्टर्स आपको चाहिए कि अगर आप अपनी ईक्यू बढ़ाना चाहते हैं तो स्ट्रेस मोमेंट जो है कम कीजिएगा, है ना। जो अपने हाथ में है वी विल वर्क टूवर्ड्स इट। बट जो अपने लाइफ में स्ट्रेस है उसको कम कीजिएगा। पूरी दुनिया का स्ट्रेस मेरे सर पे नहीं लेना है कि नहीं। सो नंबर टू, जो भी आपकी इमोशंस है इसको ओवरवेलम नहीं करना है अपने ऊपर। जैसे साहिल सर ने कहा, इमोशन जो है ना बहुत कंटेजियस है, कोविड से भी फास्टर है अमित सर, ये है ना, बहुत ही कंटेजियस है। मैं स्माइल करूंगी, आप स्माइल करेंगे, एक देख को हम स्माइल करते हैं, राइट। तो अपना जो इमोशन है वो बिल्कुल ओवरवेलम नहीं करना है। तीसरा, जो भी आप चैलेंजेस डील करते हैं इसको एक ह्यूमर के साथ आप डील कर सकते हैं, जहां पे सर ने एम्पैथी के बारे में बात किया। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये चैलेंज का सोल्यूशन राइट एट द मोमेंट क्या हो सकता है ना। और इसको इतना बड़ा चैलेंज नहीं दिखाना है, या फिर उसको पूरा इग्नोर भी नहीं करना है। कि जैसे सर ने एग्जांपल दिया, उनके जो दोस्त है फोन टूट गया एंड क्रिकेट चलते हैं, तो ऐसा इग्नोर भी यहाँ पे नहीं करना है। एंड चौथा, रिलैक्स कीजिए, री एनर्जाइज कीजिए, रिलैक्स कीजिए, री एनर्जाइज कीजिए, दोबारा से वो एनर्जी जो है आपको लेके आना है। एंड द फिफ्थ वन इज, सबके साथ वो इमोशनल कनेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ भी जो है वो इमोशनल रिलेशन, वो जो लेवल आप मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। जरूर आप फीडबैक फॉर्म में हमें बताइएगा। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर कोई दूसरा पार्ट अगर जानना चाहते हो, एंड साहिल सर आई एम श्योर वी कैन हेल्प एवरीवन कि वो आप अपना ईक्यू भी जो है चेक कर सकते हो। तो इसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो हम आपको हेल्प करेंगे। बस आपका फीडबैक ही हमारे लिए मायने रखता है, तो आप बताइए एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट साहिल सर अगेन टू डू दिस सेशन। श्योर। और नेक्स्ट टाइम हम इस पे जो
ईक्यू चेक करने का जो क्वेश्चनर है, फिर इवन आईक्यू चेक करने का भी जो क्वेश्चनर है वो भी हम आपको शेयर करेंगे, ताकि आप उसी सेशन में आप चेक कर सके कि आपका आईक्यू कितना है, आपका ईक्यू कितना है। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉन्फर्मेशन। पिंकी मैम, आपका मैसेज मिल गया, थैंक यू। डेफिनेटली हम लोग ऐसे सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे। सो विद दैट, अभी ईक्यू आपको कितना समझ में आया है, साहिल सर उसका आईक्यू चेक करना पड़ेगा थ्रू असेसमेंट, है ना? तो असेसमेंट का लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में आ